नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। ब्रेक फ्री बुलेटिन इंडिया एट 9 देखने जा रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। संसद में कांग्रेस का वार उस वक्त उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा था। चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के कारोबार को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरोपों ने चिदंबरम एंड सन्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई दिनों से लगातार सरकार को घेर रही कांग्रेस आज खुद घिर गई और इसकी वजह बने यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, जिनके 14 देशों में फैले कारोबार और निवेश पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग एयरसेल मैक्सिस डील में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और टेलीकॉम बेनिफिशियरीज में शामिल थी और कार्ति चिदंबरम ने इसी कंपनी के जरिए 14 देशों में प्रॉपर्टी की खरीदारी और कंपनियों का अधिग्रहण किया है। We feel such a big scam has come, especially since last 10 years when Chidambaram was the Home Minister as well as when he was the Finance Minister. Really, certainly law will take its own course. आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार सच्चाई सामने लेकर आए, लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं होना चाहिए। All my businesses are completely compliant with regulatory and statutory requirements. I do not wish to state anything more. ये सारा बाप, उसकी बीवी और बेटा तीनों इस प्रकार करते आए हैं और उन्होंने खूब विदेशों के बैंकों में जमा किया है। चिदंबरम को गिरफ्तार करना चाहिए, पूछताछ करने के लिए उसको जेल में रखना चाहिए। मारन को जिस तरीके से चार्जशीट की, इनको भी करना चाहिए, बेटा को भी करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी विपक्ष का स्मृति ईरानी पर वार तो कभी कार्ति चिदंबरम पर तकरार। क्या ऐसे में तमाम फंसे हुए बिल्स के लिए रास्ता निकल पाएगा? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। और बढ़ते आगे, रोहित वेमुला को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के बयान पर आज लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कार्रवाई की मांग की। स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने हंगामा किया। पूरा मुल्क में ड्राउट है। बीजेपी ने विपक्ष के हंगामे को जनता का दबाव बताया। विपक्ष ने नोटिस पर कार्रवाई की मांग की। लोगों की आवाज आती है तो सभी राजनेता सुधर जाते हैं और जनता की आवाज सब लोग सुनते हैं। लगभग आधा दर्जन विपक्षी दलों के सांसद एकजुट होकर के उनके विरुद्ध अवमानना का नोटिस देंगे। स्मृति ईरानी ने रोहित वेमुला की खुदकुशी पर लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया था। स्मृति ने विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगाया था। स्मृति ने तेलंगाना पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि खुदकुशी के बाद रोहित को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। रोहित की मां और डॉक्टर ने संसद में दिए गए बयानों को गलत दस्तावेजों पर आधारित बताया। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के एक विवादित बयान का मुद्दा आज संसद में खूब गूंजा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। रविवार को आगरा में एक शोक सभा के दौरान रामशंकर कठेरिया ने भड़काऊ बयान दिया था, लेकिन अब सफाई दी है। कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया। और यह संघर्ष की हमने शुरुआत नहीं की तो आज एक और गया है, कल कोई दूसरा और जाएगा। इसलिए दूसरा और जाने से पहले हत्यारे ही चले जाए, इस प्रकार की मिसाल। मैं पूरी तरह, मेरे पास सीडी है, कोई कुछ बोला नहीं। उस शोक सभा में पूरी तरह से किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, केवल हत्यारों को सजा मिले ये बात कही। विपक्ष ने कहा बीजेपी माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रही है। आगरा के मंटोला में 25 फरवरी को वीएसपी नेता अरुण माहौर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में तनाव के हालात बन गए। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। अरुण माहौर को श्रद्धांजलि देने के लिए 28 फरवरी को शोक सभा का आयोजन किया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईपीएफ पर टैक्स लगाने का फैसला सरकार वापस ले सकती है। हालांकि टैक्स वापसी का फैसला वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ दिया है।
सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ईपीएफ पर टैक्स के विवाद पर आखिरी फैसला पीएम मोदी पर छोड़ा है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने फिर साफ किया है कि पीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ईपीएफ में जमा रकम के 60% हिस्से पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होगा। 15,000 से कम आय वालों को इसके दायरे के बाहर रखा गया है। प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है, वो इसके दायरे से बाहर है। हम सिर्फ ईपीएफओ और एनपीएस के बारे में कह रहे हैं। अभी तक ईपीएफ खाते में जमा रकम निकालने पर टैक्स नहीं देना होता था। ईपीएफओ के नए नियम से करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उमर खालिद और अनिर्बान की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद उमर और अनिर्बान को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पहले से तिहाड़ जेल में बंद है। कन्हैया की न्यायिक हिरासत कल खत्म हो रही है। कल ही दिल्ली हाई कोर्ट कन्हैया की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है। देशद्रोह के एक और आरोपी आशुतोष से भी आज स्पेशल सेल ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में देशद्रोही नारेबाजी का आरोप है। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार, कार्यक्रम के आयोजक उमर खालिद समेत 6 छात्रों के खिलाफ देशद्रोह केस दर्ज किया गया। 12 फरवरी को पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में कन्हैया को गिरफ्तार किया था। देशद्रोह के 2 और आरोपी रामानागा और अनंत ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। और अब बात भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच के। भारत पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के T20 मैच पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भी मैच के विरोध में आ गए हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद शांता कुमार और पूर्व बीजेपी विधायक राकेश पठानिया भी हिमाचल प्रदेश में मैच का विरोध कर चुके हैं। मैच के विरोध में अब हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह भी आ गए हैं। इसे लेकर वीरभद्र सिंह ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है। बीसीसीआई सचिव और धर्मशाला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। जवान शहीद हुए हैं, एक ऐसे समय में जो पाकिस्तान का मैच है वो कम से कम धर्मशाला में नहीं होना चाहिए। विश्व कप के मैचेस के वेन्यूज 1 वर्ष पहले तय हो गए थे। अंतिम समय में आकर अपनी नाकामयाबी बताना कि हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते, इससे प्रदेश का, देश का नाम बदनाम होगा। हमें इजाजत मिल गई हुकूमत की तरफ से T20 वर्ल्ड कप जो है उसमें जाने की। अब जिम्मेदारी सिक्योरिटी आपकी है। 19 मार्च को धर्मशाला में भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप मैच होना है। हिमाचल प्रदेश के शहीद जवानों के परिवार ने भी पाकिस्तान के साथ मैच रद्द करने की मांग की है। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हवलदार संजीवन सिंह राणा और जगदीश चंद के परिवार ने भी धरना दिया था। और अब बात आरके पचौरी की। दिल्ली पुलिस ने यौन शोषण के मामले में टेरी के कार्यकारी उपाध्यक्ष आरके पचौरी के खिलाफ साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 1400 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने करीब 25 गवाहों का जिक्र किया है जो टेरी में मौजूद या पूर्व कर्मचारी हैं। पचौरी की ओर से भेजे गए एसएमएस, कॉल रिकॉर्ड और पीड़ित के बयान को सबूत के तौर पर पेश किया गया है। चार्जशीट सिर्फ एक कल्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। चार्जशीट का मतलब यह होता है कि पुलिस के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। 23 अप्रैल को पचौरी के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट पर बहस होगी। चार्जशीट में पचौरी को आईपीसी की धारा 354 यानी महिला की लज्जा भंग करने की मंशा से उस पर आपराधिक बल प्रयोग करने का आरोपी बनाया गया है। पचौरी के खिलाफ 354A यानी यौन उत्पीड़न और पीछा करने की धारा 354D भी लगाई गई है। पचौरी को आईपीसी की धारा 506 यानी आपराधिक धमकी और धारा 509 यानी महिला का अनादर करने का भी आरोपी बनाया गया है। और बात इशरत जहां एनकाउंटर मामले की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इशरत जहां मुठभेड़ केस से जुड़ी फाइलों की जांच का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने यह फैसला पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई के खुलासे के बाद किया। पिल्लई ने तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर हलफनामे में बदलाव का आरोप लगाया था। There is no dispute on the change of affidavits, and G.K. Pillai was the Home Secretary when Chidambaram was Home Minister. So it speaks for itself, and the matter is in the public domain now. सुप्रीम कोर्ट में भी इशरत जहां मुठभेड़ को लेकर नई याचिका दायर की गई है। गुजरात पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ चल रहे केस रद्द कराने की मांग की गई। डेविड कोल्डमैन हेडली ने इशरत जहां को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताया है।
जीके पिल्लई ने ईश्वर जहां मामले में सीबीआई पर दबाव बनाए जाने का भी आरोप लगाया। जीके पिल्लई का दावा है कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ईश्वर के लश्कर से जुड़े होने की सच्चाई देश के सामने आए। जीके पिल्लई के मुताबिक राजनीतिक दबाव के कारण ही गृह मंत्रालय ने ईश्वर मामले में 2 हलफनामे दाखिल किए। आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर के राजेंद्र कुमार भी ईश्वर मामले में राजनीतिक दबाव का आरोप लगा चुके हैं। पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए पाकिस्तान की एसआईटी टीम भारत का दौरा कर सकती है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से गुजारिश की है कि पाक एसआईटी टीम को भारत आने की मंजूरी दी जाए। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। रिजिजू ने हमले में 3 पाक आतंकियों के शामिल होने के सबूत मिलने का भी दावा किया। जो अभी हाल में पठानकोट की घटना के बाद भारत सरकार ने पूरा सबूत जो अपने हाथ में आए हैं पाकिस्तान को सौंपा है और उसके बाद पाकिस्तान में इस केस को रजिस्टर्ड हुआ है। पहली बार ये मौका आया है कि पाकिस्तान हमारा देश के सबूत सौंपने पर और कार्रवाई की है। पाक पीएम नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी एसआईटी टीम को भारत भेजे जाने के संकेत दे चुके हैं। पठानकोट हमलों की जांच के लिए पाकिस्तान ने 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया है। 2 जनवरी 2016 को आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। 36 घंटे के एनकाउंटर और 3 दिन कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 7 जवान शहीद हुए। भारत ने आतंकियों की हैंडलर से बातचीत की कॉल डिटेल्स और कई सबूत पाकिस्तान को सौंपे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में हमले के मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं था। अगली खबर बहुत रोचक है। कुछ साल पहले एक बॉलीवुड फिल्म आई थी नायक। इसमें कहानी थी एक दिन के मुख्यमंत्री की, लेकिन उसका रियल लाइफ वर्जन देखने को मिला कनाडा में, जहां एक भारतीय मूल के 19 साल के लड़के प्रभजोत को बना दिया गया 1 हफ्ते के लिए देश का प्रधानमंत्री। कैसे कैंसर पीड़ित लड़के ने एक इच्छा जताई और स्वस्थ होने के बाद देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का ये दिलचस्प सफर तय किया। रिपोर्ट देखिए आप। हर इंसान सपना देखता है, उसे पूरी करने की कोशिश भी करता है और जब वो पूरी हो जाती तो उसकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अपने देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो करोड़ों लोग अपनी आंखों में सजाते हैं, लेकिन बनता कोई एक ही है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश कनाडा को मिला है उसका नया प्रधानमंत्री। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री की उम्र महज 19 साल है। अब आपको मिलवाते हैं तस्वीरों में दिखने वाले 19 साल के कनाडा के नए पीएम से। इस युवक का नाम प्रभजोत लखनपाल है। प्रभजोत मूल रूप से भारतीय है। प्रभजोत लखनपाल, जिसे लोग प्यार से पीजे भी कहते हैं, खुशी से फूला नहीं समा रहा। साथ ही उसे भरोसा नहीं हो पा रहा कि वो अगले 7 दिनों के लिए कनाडा का प्रधानमंत्री बन चुका है। पर आखिर क्या हुआ कि पीजे को कनाडा का 7 दिन का पीएम बना दिया गया? तो इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल 2.5 साल पहले जब प्रभजोत कैंसर से जूझ रहा था, तब उसने कनाडा का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई थी और जब वो ठीक होकर घर लौटा तो ये बात भूल चुका था। लेकिन मेक अ विश संस्था को याद था, लिहाजा प्रभजोत को 1 हफ्ते के लिए कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया गया। इस सम्मान से उत्साहित पीजे बताता है, एक दिन के पीएम के तौर पर ओटावा के पार्लियामेंट हिल पर जाना अद्भुत था। किसी और देश में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। प्रभजोत के परिजन भारत में पंजाब के मंडी अहमदगढ़ में रहते थे। वो 1988 में कनाडा आ गए थे। उसके पिता सुरिंदर लखनपाल ऑटो मैकेनिक हैं और जब प्रभजोत को ये सम्मान मिला तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रभजोत बाकायदा पीएम की कुर्सी पर बैठा, जहां उसके साथ मौजूदा पीएम जस्टिन ट्रूडो भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस पीजे से साझा किया। साफ है, प्रभजोत के सपने ने न सिर्फ उसे नई जिंदगी दी है, बल्कि एक ऐसा एहसास भी दिया है जिसे पीजे जिंदगी भर नहीं भूलना चाहेगा और शायद यही एहसास उसे जीवन भर कैंसर से लड़ने की ताकत देता रहेगा।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस इस बात पर अड़ी रही कि कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा के बयान के मामले में मुख्यमंत्री माफी मांगे। उधर स्पीकर ने इस मामले में चर्चा की इजाजत नहीं दी क्योंकि मामला अदालत में है। इस बीच जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये कि जिस ज्ञानदेव आहूजा पर कांग्रेस हंगामा काट रही है उसी आहूजा से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी गले मिले और इसका खुलासा खुद ज्ञानदेव आहूजा ने कर दिया। बजट सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा पर हंगामा। बजट सत्र चल रहा है। अगले हफ्ते सरकार बजट पेश करने जा रही है, लेकिन इससे बेपरवाह कांग्रेस हंगामे पर तुली है। जिद यह है कि सीएम वसुंधरा राजे माफी मांगे क्योंकि उनकी पार्टी के विधायकों कैलाश चौधरी और ज्ञानदेव आहूजा ने राहुल गांधी को देशद्रोह के मुद्दे पर भला बुरा कहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो इस बात पर भी अड़ी है कि बीजेपी के दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। कांग्रेस सदन चलने नहीं दे रही और गहलोत कह रहे हैं सरकार ही नहीं चाहती कि सदन चले। असेंबली आने के पहले इश्यू को बनाने के लिए एमएलए को बुलवाया गया है इस रूप में, और उसी की परिणति है कि आज 2 दिन राउंड चल रहा है। बाकी मुद्दों पर कांग्रेस चाहे जितने खेमे में बटी हो, राहुल गांधी की आन बान शान के लिए कांग्रेस के विधायक गहलोत के सुर में सुर मिला रहे हैं। हमने फिर सिंबॉलिक आज वॉकआउट किया है कि आप समझ जाइए, हमारे नेता को सुनिए और जो गलती उन दोनों विधायकों ने की है उसके लिए सदन की नेता माफी मांगे। सदन का टाइम खराब हो रहा है और फालतू बदमाशी हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं होता। मामला अदालत में है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में बहस से इनकार कर दिया। लेकिन कांग्रेस तो बजट भाषण का विरोध करने की भी तैयारी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी के जिन विधायकों को लेकर कांग्रेस बवाल काट रही है, उन्हीं विधायकों के कांग्रेस के नेता नाता सदन के बाहर गले भी मिलते दिख रहे हैं और बीजेपी के विधायक कांग्रेस की मांग के आगे झुकने को तैयार नहीं। कांग्रेस बिना काम पर हंगामा करके और सदन से भागना चाहती है, जबकि सत्ता पक्ष चाहता है कि आप नियम प्रक्रिया के तहत आएं, बहस करें तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जा सकता है। ऐसा है कि बेडरूम की बात सड़क पर नहीं आनी चाहिए, इसलिए नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डूडी मेरे को मिले, हाथ मिलाया, बड़े आत्मीयता से मिले। उन्होंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, वो मैं इसलिए नहीं बोलूँगा। अब देखना यह है कि दिखावे की सियासत में बजट सत्र का और कितना नुकसान होता है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। आनंद पाल तो फरार है, मगर उसकी गुर्गू के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। यूं तो आनंद पाल से जुड़े कई राज आप जानते ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं आनंद पाल के गुर्गे में एक पर एक शातिर शामिल थे और उन्हीं में से एक है अनुराधा चौधरी यानी लेडी डॉन। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी का रुतबा भी गैंग में कम नहीं है। इसका अंदाजा आपको हमारी ये रिपोर्ट देखकर लग जाएगा। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आप देख रहे होंगे कि दर्जनों पुलिस वालों के बीच एक लेडी बड़े रुआब से चल रही है। पहले तो हम आपको बता दें कि यह महिला बड़ी ही शातिर है और इसे लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है, जो कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के साथ काम करती थी। हालांकि अब ये कानून की गिरफ्त में है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में कई कहानी बयां करती है। दरअसल अनुराधा चौधरी को डीडवाना के सीजीएम कोर्ट में अवैध हथियार और शराब के मामले में पेश किया गया। अनुराधा अभी जयपुर जेल में है और डीडवाना कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच उसे लाया गया था। अनुराधा को जनवरी 2014 में डीडवाना कोर्ट में आनंदपाल की पेशी के दौरान अवैध हथियार और अवैध शराब रखने के मामले में पहली बार डीडवाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद आनंदपाल के इशारे पर जीवनराम गोदारा हत्याकांड के अहम गवाह इंद्रचंद्र के अपहरण के मामले में भी कोर्ट में पेश किया जाता रहा है। आनंदपाल गैंग से जुड़े होने की वजह से पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा जाप्ता रहा। क्यूआरटी के साथ साथ आरएसी के जवान और पुलिस वाले भी चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। डीडवाना से हनुमान तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।